Welcome back to my channel Success Mantra by Riddhi Chandra. So today we'll be starting with the rise of nationalism in Europe, and from the last three classes I was explaining you or giving you the recap time and again कि कैसे nationalism in Europe आया है. ठीक है. So before starting, in the last class I was discussing about the problem that was emerging between the liberalist standpoint and the conservatist standpoint view. तो लिबरलिस्ट और कंजर्वेटिव्स का जो स्टैंड पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है. अगर किसी ने क्लास वो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में दोबारा से देख सकता है. तो लिबरलिस्ट स्टैंड पॉइंट व्यू जो है वो बात करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की. जो कंजर्वेटिव स्टैंड पॉइंट व्यू है वो बात करता है मोनार्की की, ऑटोक्रेसी की. ओके, लिबरलिस्ट स्टैंड पॉइंट व्यू बात करता है फ्री मार्केट की. कंजर्वेटिव्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, curbing the rights, curbing the freedom of speech and expression. Okay, so last class I ended with the statement of the Duke Metternich in which I was explaining about कि जब भी फ्रांस में कुछ भी प्रॉब्लम आता है या फ्रांस में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी या नेशनलिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसको देखा देखी जो यूरोप है उसमें पूरे यूरोप में हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट होने लगे थे. नाउ अब हम बात कर रहे हैं ग्रीक की. आफ्टर फ्रांस वी आर गोइंग टू सी ग्रीक. तो ग्रीक एक ऐसी कंट्री थी गाइस जो कि कंट्रोल किसके अंडर थी? ऑटोमन एम्पायर के. ठीक है, तो ग्रीक वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. एंड व्हाट इज हैपनिंग कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो राइज हो रही है यूरोप में उसने बेसिकली स्टार्ट किया एक स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस. कहाँ पे? ग्रीक में. ठीक है, तो आप ये यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यूरोप को देखा देखी जो ग्रीक जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर था वहां पे क्या हो रहा है स्टार्ट गाइस? वहां पे जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है ग्रीक में वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, नाउ अब ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है ग्रीस में इसको सपोर्ट मिला बेसिकली वेस्टर्न यूरोप से, जो जिसको सिंपैथी थी एंशिएंट ग्रीक कल्चर में, जिसने उनको एक साथ लाए. उनका पब्लिक ओपिनियन उनको सपोर्ट मिला अगेंस्ट दी मुस्लिम एम्पायर. अब ग्रीक कल्चर, एंशिएंट ग्रीक कल्चर की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी की बुक्स में ध्यान दिया होगा सिविक्स में, तो हम ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला जनक जो है, सबसे पहला जो इमर्जेंस है वो हमें ग्रीक सोसाइटीज में देखने को मिलता है. इफ यू गाइज आर अवेयर दैट क्लास 9th में, क्लास 10th में अगर आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी हमें ग्रीक कल्चर में देखने को मिलती हैं. ठीक है, सो ग्रीक हैज अ गुड सिविलाइजेशन एंड अ ग्रेट सिविलाइजेशन एंड अ ग्रेट civilization which needs to be conserved and protected. Now because of all this Greece was finally became a independent nation. और वो किसके अंदर बना इंडिपेंडेंट नेशन? एक ट्रीटी थी जिसको बोला गया है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज इसको स्किप मत करके जाइएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जाम्स. ओके, नाउ इसके बाद हम देखते हैं एक एज है रोमांटिसिज्म का. अब रोमांटिसिज्म सोच के आप लोग थोड़ा प्यार मोहब्बत में मत चले जाइएगा. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट अ जोक. तो रोमांटिसिज्म का मतलब है कि जब आप वॉर और टेरिटरी एक्सपेंशन, मतलब कि आप लड़ाई झगड़े मार कुटाई के अलावा भी आप जब अपने आप को एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को आइडिया होगा तब कभी भी हम कहीं जाते हैं तो सपोज कीजिए, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेके समझाती हूँ. माय पेरेंट्स आर फ्रॉम झारखंड. ओके, so my parents are from Jharkhand, so whenever they meet someone in Delhi, so I am from Delhi, I am born and brought up in the Delhi, so whenever they meet someone in Delhi na, and if they get to know, oh तुम झारखंड से, तो they also tell I am also from Jharkhand, हम लोग यहाँ पे ऐसे रहने आ गए, so they start telling about the story. तो what is happening here, यहाँ पे हम देखते हैं कि कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारा जो हमारा जो बेसिकली सदियों से चले आ रहा है, जो हमारी परंपरा है, रिचुअल्स है, इन सब के थ्रू जो है हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट करके एक आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट कर रहे हैं. तो यही बात की गई है
कि वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अलावा, कि लड़ाई झगड़े और टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करके एक बड़ा नेशन का जो ख्वाब हर कंट्री का होता है, उसके अलावा हम देखते हैं कि कल्चर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एक आइडिया ऑफ नेशन को लाने में। उसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो रोमांटिसिज्म जो है वो एक कल्चरल मूवमेंट है। क्यों कल्चरल मूवमेंट है? क्योंकि लोग जो है वो वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के अंडर में नहीं, बल्कि वो अब कल्चर के थ्रू जो है वो एक दूसरे से यूनाइट हो रहे, एक दूसरे से अपनी अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि क्या होता है रोमांटिसिज्म के टाइम पीरियड में, रीजन एंड साइंस जो है वो क्रिटिसाइज होने लगते हैं और फोकस किस पे होने लगता है? इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, कॉमन कल्चर, पास्ट, इन सब पे फोकस होने लगता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की। इस टॉपिक पे हम देखते हैं कि क्या होता है 1830s में यूरोप में बहुत खराब सिचुएशन इमर्ज होने लगती है। और इस खराब सिचुएशन के कारण क्या होता है कि जो पॉपुलेशन भी है यूरोप की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक तो तुम्हारी इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी बढ़ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गई, और इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ क्या क्या हुआ, तुम्हारी पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ गई। अब इसके कारण क्या होगा वो देखते हैं। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगी तो सबसे पहले किस पे मार आती है गई? सबसे पहले मार आती है हमारी एम्प्लॉयमेंट में, काम में। लोगों का काम धंधा बंद हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। जब अनएम्प्लॉयमेंट आएगी तो क्या होगा? लोग जो है वो शहर की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि शहर में तो यही माना जाता है ना कि ज्यादा जॉब्स होती है। तो लोग जब शहर में भागने लगेंगे तो क्या होगा? सिटीज जो है वो ओवरक्राउड हो जाएंगी, वो बहुत ज्यादा ओवरक्राउड हो जाएंगी। और जब ओवरक्राउड होने लगेंगी तो क्या होगा? ओवरक्राउड के कारण वहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे एक चीज और क्या होती है कि जो एरिस्टोक्रेसी जो है आपकी, या फिर जो रिच क्लास है, वो फिर भी अपने जो राइट्स थे, अपने जो मजे थे, अपने जो आरामदायक जिंदगी थी वो फिर भी एंजॉय कर रहे थे। बल्कि जो पेसेंट्री क्लास था उसके ऑपोजिट, जो कि वर्किंग क्लास था, उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, जैसे कि फूड शॉर्टेज था, अनएम्प्लॉयमेंट था, और इसके कारण जो लोग हैं वो रिवोल्ट करने लगे अगेंस्ट दी एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस। और जिसके कारण क्या हुआ कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो अपना घर द्वार छोड़ के भागने लगे। ठीक है, सो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई विल बी स्टार्टिंग विद द केस स्टडी ऑफ जर्मनी। दैट इज अ बिट लेंथी टॉपिक एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड in one go. So in the next class I'll be discussing about the case study of Germany, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, and I'll try my level best to help you guys. And still अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Till that time read the chapter as I say always in my lectures at the end. And thank you so much for watching my video till the end. और प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, कलीग्स को अपना मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।